हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ दिया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए आज के वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको कक्षा 10 का विज्ञान, जो विज्ञान का ही एक भाग है रसायन शास्त्र केमिस्ट्री, उसका पहला पार्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। यह वीडियो इस पार्ट का सेकेंड पार्ट है। इसमें हम आपके साथ 10 से लेकर 18 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। और अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में केमिस्ट्री सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर इसके पहले पार्ट वाले वीडियो को भी देख सकते हैं, तो आपको सेकेंड पार्ट समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं। इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाएं। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहा जाता है और इसका उदाहरण सहित आंसर पूछा जा रहा है। तो अभिक्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। यह बात हमने आपको पहले पार्ट वाले वीडियो में बताई थी, और पहले पार्ट वाले वीडियो में हमने आपके साथ 4 या 5 अभिक्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन करवाया था। इसलिए आप फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो को अवश्य देख लें, क्योंकि वह वीडियो भी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें पूछा जा रहा है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाएं। जब दो विलयनों को मिलाया जाता है और उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय है, तो इस अविलेय पदार्थ के अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया में आपको सीधा सीधी समझना है कि जब किसी भी दो विलयन को मिला दिया जाता है तो उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग के एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय है, जो जल में घुलता नहीं है। तो इस अविलेय पदार्थ के जो अवक्षेप होते हैं, उसी अवक्षेप के कारण उस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है और उसे ही अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जो उदाहरण के सहित आपको बताया गया है, Na2SO4 एक्वेरियम प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl बनता है। Ba2 प्लस तथा SO4 अभिक्रिया से BaSO4 का अवक्षेप का निर्माण होता है। जो BaSO4 है, इसी अवक्षेप का इसमें निर्माण होता है इस अभिक्रिया में, इसीलिए इसको अवक्षेपण अभिक्रिया से नाम से जाना जाता है। इसमें जब दो या दो विलयनों को मिलाया जाता है तो उनकी अभिक्रिया से एक श्वेत रंग के पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय होता है, और इसी अविलेय पदार्थ के अवक्षेप को कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे ही अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? जो श्वसन प्रक्रिया है, सांस लेने की प्रक्रिया है, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए। इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहने का क्या कारण है? हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए। यह बात आप जानते हो कि हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए। यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है जिसे हम खाते हैं। पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में टूट जाता है। उदाहरण के लिए चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इसमें उदाहरण के रूप में समझाया गया है कि चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट टूटकर हमारे शरीर में ग्लूकोज बनाते हैं। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन से संयोग करती है। जो यह ग्लूकोज होती है हमारे शरीर की कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन होता है उससे संयोग करती है, उससे मिल जाती है और ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। इसी अभिक्रिया को श्वसन कहा जाता है। हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए और यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है जिसे हम खाते हैं। तो पाचन के दौरान जो भोजन होता है वह अनेक पदार्थों में, सरल पदार्थों में टूट जाता है। जैसे कि उदाहरण में बताया गया कि चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है और यह कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनाते हैं, और यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन से संयोग करते हैं और हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। और इसी अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन अभिक्रिया है। इसका उदाहरण दिया गया है, C6H12O6 एक्वेरियम प्लस 6O2 एक्वेरियम बराबर होता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। तो ग्लूकोज चूँकि श्वसन अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, जो ग्लूकोज होता है, जो श्वसन की अभिक्रिया होती है उसमें ऊष्मा निकलती है, अतः श्वसन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में हमने आपको बताया था कि वैसी अभिक्रिया जिसमें
ऊष्मा बाहर निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया उसे कहा जाता है जिसमें उस अभिक्रिया में ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है। तो जो श्वसन अभिक्रिया है उसमें हमारी शरीर से ऊष्मा बाहर निकलती है, अतः श्वसन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसीलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? जो प्रकाश अपघटन अभिक्रिया है उससे आप क्या समझते हैं? अपघटन अभिक्रिया, अपघटन या वियोजन वह अभिक्रिया है। अपघटन अभिक्रिया में बताया गया है कि अपघटन या वियोजन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थ बनते हैं। जब कोई बड़ा यौगिक टूटता है, बड़े यौगिक का अणु टूटता है, तो दो या दो से अधिक पदार्थ भी बन सकते हैं जिनके गुण मोल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। जो पहला यौगिक था और उसका गुण था, जब वह दो भागों या दो से अधिक भागों में टूट जाता है तो टूटने के बाद जो उनका गुण होता है मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल ही भिन्न होता है, बिल्कुल ही अलग होता है। और प्रकाश ऊर्जा द्वारा अपघटन में आपको एग्जाम्पल में बताया गया है 2AgCl सूर्य के प्रकाश में जब अभिक्रिया करता है तो 2Ag + Cl2 बनाता है। इसीलिए प्रकाश अपघटन अभिक्रिया जो है उसमें जो बड़ा यौगिक का अणु टूटता है वह दो या दो से अधिक पदार्थों में बनता है जिसका गुण मोल यौगिक गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? एक अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया और एक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया। यह अभिक्रियाएं एक दोनों के विपरीत कैसे हैं? तो वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयुक्त होकर केवल एक पदार्थ बनाते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा भी दिया गया है और इसके माध्यम से आपको समझाया भी गया है कि विपरीत क्यों कहा जाता है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयुक्त होकर केवल एक पदार्थ बनाते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तथा वे अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है, वैसी अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है वह वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अतः वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत है। अब आप समझ गए होंगे कि जो संयोजन अभिक्रिया होता है उसमें दो या दो से अधिक अभिक्रिया आपस में जुड़ जाता है, और जो वियोजन अभिक्रिया होता है उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या यौगिक सरल पदार्थों में टूट जाता है। उसमें जुड़ने की प्रक्रिया होती है वियोजन में, और वियोजन में टूटने की प्रक्रिया होती है, और संयोजन में जुड़ने की प्रक्रिया होती है। इसीलिए ये दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? जो केमिकल रिएक्शन होता है उससे आप क्या समझते हैं? तो जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जब कोई भी रासायनिक परिवर्तन हो जाता है तो उस परिवर्तन को देखकर हम लोग कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे भोजन पकाना, अंगूर का किण्वन तथा सांस लेना आदि, ये सभी क्रियाएं रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही संपन्न होती हैं। ये जितने भी काम होते हैं ये सभी काम रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही संपन्न होती है। इसीलिए पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित और असंतुलित समीकरण में क्या अंतर है? एक समीकरण संतुलित होता है और एक असंतुलित, तो इन दोनों समीकरणों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ओर उपस्थित तत्वों में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। जो रासायनिक समीकरण होता है उसमें तीर के दोनों ओर अगर उपस्थित तत्वों में परमाणुओं की संख्या समान होती है तो ऐसे समीकरणों को संतुलित समीकरण कहते हैं। संतुलित समीकरण उसे कहते हैं जिसमें तीर के दोनों ओर उपस्थित तत्व में परमाणुओं की संख्या समान होती है। और ऐसे समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल के तीर के चिन्ह साथ दर्शाए गए हैं किंतु तीर के दोनों और विपरीत उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, असंतुलित अभिक्रिया कहलाती है। संतुलित अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें तीर के दोनों ओर उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसे संतुलित अभिक्रिया कहा जाता है, संतुलित समीकरण कहा जाता है। और असंतुलित समीकरण उसे कहा जाता है जिसमें तीर के दोनों ओर उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। तो बस यही डिफरेंट है कि संतुलित समीकरण में तीर के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान होती है और असंतुलित समीकरण में तीर के दोनों ओर उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? इसे स्पष्ट कीजिए। इससे पहले भी आपका लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है,
वर्णन कीजिए। और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी है कि क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, इसे स्पष्ट कीजिए। सभी वस्तुओं को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। कोई भी जीवित वस्तु होता है, कोई भी जीव होता है, उसको जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और सभी जीवित वस्तुओं को ऊर्जा से ही भोजन से ही ऊर्जा की प्राप्ति होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इस कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा प्रदान करता है और इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। अतः श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। यह क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को स्पीड में निकाल दिया। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षारण से आप क्या समझते हैं? क्या आप दैनिक जीवन में इनके प्रभावों को देख सकते हैं? संक्षारण, जो संक्षारण होता है वह क्या होता है, सबसे पहले यह आपको जानना है। और इसका उपयोग आप अपने दैनिक जीवन में देख रहे हैं या नहीं। तो आप जानते हैं कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती है। आप यह बात जानते होंगे कि लोहे की कोई भी नई वस्तु बनती है वह बिल्कुल चमकीली होती है। कुछ दिन बाद वायु में छोड़ दिए जाने पर इसकी सतह पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। लेकिन अगर हम उसी लोहे की नई वस्तु को खुली हवा में छोड़ देते हैं तो उसकी सतह पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। उसे ही जंग कहा जाता है और इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहा जाता है। जो यह प्रक्रिया होती है लालिमा युक्त भूरे रंग की परत, इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहा जाता है। यह अभिक्रिया अन्य धातुओं की परतों पर भी होती रहती है। जो यह अभिक्रिया होती है केवल लोहे पर नहीं, किसी भी धातुओं के परतों पर होती है और उनका रंग बदलता है। जब कोई धातु अपने आसपास, यहाँ धात लिखा गया है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ धातु होगा। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है एवं संक्षारित हो जाती है, तब इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के कारण लोहे की बनी वस्तुएं खराब हो जाती है। जो संक्षारण होता है वही वस्तुओं को खराब कर देती है। संक्षारण धातुओं के आसपास या तो अम्ल रखा होता है या आर्द्रता या खुली वायु में इनको छोड़ने पर जो संपर्क में आती है एवं संक्षारित हो जाती है और इस प्रक्रिया को ही संक्षारण कहा जाता है। और संक्षारण के कारण लोहे की बनी वस्तुएं खराब हो जाती है। यही संक्षारण से हम समझ गए। और दैनिक जीवन में आप इनके प्रभावों को जरूर देखते होंगे कि अगर आप किसी नए पदार्थ को घर लाते होंगे, लोहे के पदार्थ को, तो वह बहुत ही चमकीला होता होगा। लेकिन जब आप उसको खुली हवा में छोड़ देते होंगे तो वह धीरे धीरे उस पर जंग लग जाता होगा। इसीलिए फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कि जंग से बचाने के लिए उस पर पेंट किया जाता है और आप लोहे की वस्तुओं को पेंट करते होंगे। इसके बाद आपका इस वीडियो का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, बुझे हुए चूने की विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने में क्यों किया जाता है? जो बुझा हुआ चूना होता है उसके विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने में, अर्थात दीवारों को पेंट करने में, सफ़ेद पेंट करने में उसका उपयोग क्यों किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वह वायु में उपस्थित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर एक कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, उसी पतली परत का निर्माण होता है और इससे दीवार पर चमक आ जाती है। यही कारण है कि बुझे हुए चूने की विलयन का उपयोग दीवार पर सफ़ेदी करने में किया जाता है। जो बुझा हुआ चूना होता है उसको दीवार पर सफ़ेदी इसलिए किया जाता है क्योंकि बुझा हुआ चूना में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और वह वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। और वही पतली परत जब 2-3 दिन बाद बन जाती है तो इससे दीवार पर चमक आ जाती है और दीवार बहुत अधिक पहले से सुंदर दिखने लगता है। इसीलिए बुझे हुए चूने का उपयोग दीवारों पर सफ़ेदी करने में किया जाता है। तो इस प्रकार आपका इस चैप्टर का 18 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया है। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोज़ को लाइक भी ज़रूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न होता है या आप हम तक कोई बात पहुंचाना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप हम तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।